Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will start the new chapter of physical chemistry, that is chemical kinetics. Students, it is a new topic for you, so please watch the video carefully. Students, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि chemical kinetics कहते किसे हैं. What is the definition of chemical kinetics? स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है केमिकल और एक है काइनेटिक्स. केमिकल का मींस केमिकल रिएक्शन हो गया, इसका मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन, एंड काइनेटिक्स का मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी कि स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड के बारे में बात करेंगे. तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो वो स्टूडेंट्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ rate of chemical reaction, the factors affecting the rate of chemical reaction, and the mechanism by which the reaction proceeds is called as chemical kinetics. स्टूडेंट्स इसमें ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को डिस्कस करते हैं, उन फैक्टर्स को जो स्पीड को अफेक्ट करते हैं उसको डिस्कस करते हैं, और जिस मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होता है, यानी कि वो मैकेनिज्म जिससे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे. यानी इसमें हम स्टूडेंट्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को, उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को, और उसके बाद में उस मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि हाउ कैन वी क्लासिफाई द रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स. रेट्स के आधार पर स्टूडेंट्स रिएक्शंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वेरी फास्ट रिएक्शंस जो इंस्टेंटेनियस होती हैं, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हो जाती हैं, जनरली आयनिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, NaOH गिव्स NaCl प्लस वाटर, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl मिलाएंगे तो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा. ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है. दूसरा इसमें आता है स्टूडेंट्स वेरी स्लो रिएक्शंस. इसमें स्टूडेंट्स वो रिएक्शंस आएंगी जो कंप्लीट होने में कुछ दिन या महीने लगाएंगी, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के अंदर जो जंग लग जाता है, या सिल्वर के अंदर जो सिल्वर जो होता है वो कोरोड हो जाता है, तो रस्टिंग जिसको हम बोलते हैं कोरोड हो जाता है, तो वो भी बहुत एक स्लो प्रोसेस होता है. हम देखते हैं स्टूडेंट्स नए नए हम अगर सिल्वर कॉइन्स लाते हैं तो वो काफी शाइन करते हैं, और अगर हम उनको खुला छोड़ दें तो कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद में स्टूडेंट्स वो थोड़े ब्लैकिश से हो जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ कोरोजन, क्योंकि मेटल कोरोड होता है. ठीक है. मॉडरेट रिएक्शंस. स्टूडेंट मॉडरेट रिएक्शंस वो है जो जिनकी स्पीड जो है वो ना तो बहुत ही स्लो होती है ना ही बहुत फास्ट होती है. यानी वो रिएक्शंस जो कुछ आवर्स में कंप्लीट हो जाए या कुछ मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, उनको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे. अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड निकालनी है, स्पीड हम निकालना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट ऐसे में ना तो फास्ट रिएक्शन हमारे काम की है और नहीं स्लो रिएक्शन हमारे काम की है. हमारे काम की कौन सी रिएक्शन होगी स्टूडेंट्स? जो मॉडरेट स्पीड से होंगी, क्योंकि उसको हम इजीली जो है स्टडी कर पाएंगे. क्योंकि बहुत स्लो रिएक्शन हम कितने महीने कितने साल बैठे रहेंगे उस रिएक्शन का कंप्लीट होने का इंतजार करेंगे, और अगर वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगा तो स्टूडेंट्स हमें पता ही नहीं लगेगा कि कब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. तो हम उसका मैकेनिज्म कैसे पता करेंगे, उसकी स्पीड कैसे नोट करेंगे? ठीक है. तो अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्टडी करना चाहते हैं, उसके मैकेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम मॉडरेट रिएक्शंस को स्टडी करें. मॉडरेट रिएक्शंस के स्टूडेंट्स दो एग्जांपल हैं जो आपको याद करने हैं. हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट. इथाइल एसीटेट स्टूडेंट एस्टर हो जाएगा CH3CO C2H5 वाटर की प्रेजेंस के अंदर, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इधर आ जाएगा OH और इधर आ जाएगा H, तो एक हमें मिलेगा एसिटिक एसिड और एक हमें मिल जाएगा इथाइल अल्कोहल. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट, आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे. सेकेंड आता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जो हम ऑलरेडी स्टूडेंट्स बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में कर चुके हैं. बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो सुक्रोज होती है वो हाइड्रोलाइज होने के बाद एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनाती है,
इक्वल मोल्स बनाती है ग्लूकोज के और फ्रुक्टोज के। और स्टूडेंट्स यही रिएक्शन हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ी थी एज अ इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो वही रिएक्शन हम फिर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। मॉडरेट स्पीड से होने वाली रिएक्शन के अंदर सुक्रोज हाइड्रोलाइज होकर के एक मोल ग्लूकोज बनाता है और एक ही मोल फ्रुक्टोज बनाता है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन रेज होता है कि अलग अलग स्पीड से रिएक्शन होती क्यों है, कि जो रिएक्शंस हैं उनकी स्पीड अलग होती ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो स्टूडेंट इसके पीछे दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन तो स्टूडेंट्स ये है कि हमें पता है कि हर रिएक्टेंट जो होता है, हर केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और डिफरेंट रिएक्टेंट्स होते हैं, और हर रिएक्टेंट की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अलग होती है, हर प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जी भी अलग होती है। तो अगर बॉन्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे रिएक्टेंट के, तो वो इजीली ब्रेक नहीं होंगे, इजीली टूटेंगे नहीं, और अगर इजीली नहीं टूटेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। और ऐसे रिएक्टेंट जिसमें कि बॉन्ड वीक है तो वो जल्दी टूट जाएंगे और रिएक्शन उसकी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बॉन्ड एनर्जी, कि बॉन्ड एनर्जी कितनी है रिएक्टेंट की, और प्रोडक्ट्स बनते समय जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, वो रिएक्शन उतनी ही फास्ट हो जाएगी। ठीक, एक तो ये बात हो गई स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करती है। वो रिएक्शन फास्ट होंगी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और वो रिएक्शन स्लो होंगी जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में स्टूडेंट्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन ये आया कि जितनी भी आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट क्यों होती हैं। तो भाई आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में उनका बॉन्ड तोड़ने के लिए भी हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वाटर में डालते ही वो अपने आप ही आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो खुद ही आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन। आयंस जो है वो अपने आप पहले से ही एक्वस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आयनिक रिएक्शंस में तो हमें बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी ना तो उसके लिए देनी पड़ती और ना ही हमें वेट करना पड़ता, ना ही हमारा टाइम लगता, तो इसीलिए वो रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो है हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब देखो स्टूडेंट, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं ना, तो इट मींस हम दो चीजों की बात करते हैं, एक रिएक्टेंट की और एक प्रोडक्ट की। ठीक है, और हमें पता है स्टूडेंट्स जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी वैसे वैसे रिएक्टेंट की अमाउंट डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर स्टार्टिंग के अंदर रिएक्टेंट जो है हमारा 2 मोल था, तो उस समय प्रोडक्ट हमारा कितना होगा, 0 मोल होगा। ठीक है, लेकिन ये तो हुआ टाइम इक्वल टू 0 पे। टाइम इक्वल टू 0 माने जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। लेकिन अगर टाइम टी हो गया, यानी कि 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, तो कुछ रिएक्टेंट खर्च हो गया। खर्च होने के बाद कितना बचा, वो 1 मोल बचा। तो वो 1 मोल कहाँ गया, वो 1 मोल क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई यानी कि ऐसा टाइम आया जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट रिएक्टेंट हमारे पास कितना रह जाएगा, 0 मोल, और प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, याद रखना, समझ लो इसको। याद को क्या करना है कि अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती तो रिएक्टेंट मैक्सिमम होता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। तो अब आप क्या देख रहे हैं स्टूडेंट की जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये तो हमें एक जनरल बात समझ में आ गई। तो अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इट इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट divided by time interval it is the change in concentration। students concentration में change आएगा either of the reactant और product। एक की बात करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी डिक्रीज होगी ना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतनी ही इंक्रीज होगी। तो या तो हम रिएक्टेंट की बात करें या प्रोडक्ट की बात करें कि उनकी कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आता है। तो वट एवर बी द चेंज टेक्स प्लेस इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये तो हुई स्टूडेंट रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन किसके टर्म में होगी,
रिएक्टेंट के टर्म में हो गई। अब हम इसको किसके टर्म में करेंगे, प्रोडक्ट के टर्म में करेंगे। तो बताइए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यहाँ था डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यहाँ हो गया इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और अगर इसको स्टूडेंट हम मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर शो करें, इसी चीज को जो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है, इसी को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे, तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट इसको, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। माइनस साइन क्या शो करता है कि कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है। डेल्टा का मतलब क्या हो रहा है, का मतलब क्या है, डिक्रीज की मतलब चेंज होना, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। और आर का मतलब क्या हो गया, रिएक्टेंट, और ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है। और डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम इंटरवल। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। तो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। और अगर इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको हम शो करेंगे प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर इसका प्लस का मतलब क्या है, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। यहाँ माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। आर का मतलब रिएक्टेंट, पी का मतलब प्रोडक्ट, डेल्टा का मतलब चेंज एंड डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टाइम। ठीक है। माइनस साइन का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, पॉजिटिव साइन का मतलब है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखो, यूनिट हमें रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम यूनिट निकालना चाहते हैं तो हम फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कंसंट्रेशन। डेल्टा आर का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। डेल्टा टी का मतलब क्या है, टाइम। यानी यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब आप बताइए, इस कंसंट्रेशन जनरली किस में मेजर करी जाती है, मोल पर लीटर में। और टाइम जनरली किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकंड में। तो बताओ यूनिट हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और अगर मिनट में है तो यहाँ मिनट आ जाएगा। अगर स्टूडेंट गैस होता, गैस, तो कंसंट्रेशन जो है वो एटमॉस्फेयर में यानी कि प्रेशर में मेजर करी जाती है, एटमॉस्फेयर में या बार में कह सकते हो। तो मोल पर लीटर की जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर आ जाता या बार आ जाता। जिसमें भी हम मेजर कर रहे हैं प्रेशर को, वो आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट। और अगर गैसियस रिएक्शन है तो एटमॉस्फेयर सेकंड इनवर्स या एटमॉस्फेयर मिनट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स देखनी है। एक आती है एवरेज रेट और एक आती है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में स्टूडेंट्स बहुत ही कम डिफरेंस है। आप अगर इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अभी जो हमने डेफिनेशन करी थी, किसकी करी थी, रेट ऑफ रिएक्शन की, वो एक्चुअली किसकी डेफिनेशन है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसकी स्पीड जो है वो हर समय एक जैसी नहीं रहती, उसकी स्पीड चेंज होती रहती है। तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, इट मींस हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज होगी और वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्चुअली द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, देखो स्टूडेंट वही रिप्रेजेंटेशन है जो हमने अभी किसके लिए करा था, रेट के लिए करा था। यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी का मतलब क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस रेट की। इंस्टेंटेनियस रेट में और एवरेज रेट में बस एक ही वर्ड का डिफरेंस है, वो ये है कि वहां पर एक टाइम इंटरवल था, जबकि यहाँ पर पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में जो चेंज होगा उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो डेफिनेशन वही है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसके बाद बस यहाँ चेंज आ गया है, वहां हमने करा है कि एट
यहाँ हम कर रहे हैं एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम और यहाँ पर हमने करा था एट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, बस ये चेंज है। दूसरा चेंज क्या है स्टूडेंट, कि जब हम एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, जब इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो चेंज को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी और डेल्टा में क्या फर्क है कि डेल्टा तो होता है वो लार्जर चेंज के लिए आता है, यानी बहुत ज्यादा चेंज आता है कंसंट्रेशन में, और कंसंट्रेशन डी का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन में बहुत कम चेंज आया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज करो हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, बाय कार जाते हैं, और कोई हमसे पूछे कि भी आपने गाड़ी किस स्पीड से चलाई, तो बताओ हम उसकी गाड़ी की स्पीड कौन सी बताएंगे, एवरेज ही बताएंगे, क्योंकि अगर वो गाड़ी हाईवे पे चल रही तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी और वो मार्केट में चल रही तो उसकी स्पीड कम होगी, बट हम एवरेज बताएंगे उसको 60 किलोमीटर/आवर या जो भी है। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि अगर 1 घंटे का रन है एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, और उन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि जब 10th मिनट था तो 10th मिनट पर उसकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब स्टूडेंट हम ये देख लेते हैं कि हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस रेट को मेजर करना। अब देखो स्टूडेंट, चाहे इंस्टेंटेनियस रेट हो चाहे एवरेज रेट हो, इसको मेजर करने के लिए स्टूडेंट हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम चेंज इन रिएक्टेंट की बात करें या हम चेंज इन प्रोडक्ट की बात करें। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की चेंज की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने एक कर्व प्लॉट कर रखा है, इस कर्व में हमने वाई एक्सिस के ऊपर क्या ले लिया है, आर ले लिया है, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया, टाइम ले लिया। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो हमें इस तरह का कर्व मिलेगा। अब अगर हमें स्टूडेंट्स एवरेज, अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है, सपोज करो हमें इस टाइम पे निकालनी है, सपोज करो हम इस टाइम पे निकालना चाहते हैं, तो हम स्केल लेकर के और इस पॉइंट से लेकर के हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इस कर्व को टच होते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे ये मिल जाएगा tan थीटा, यानी स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू टेंजेंट हो जाएगा। और टेंजेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, टेंजेंट इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंटरवल हो जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टूडेंट कितना हो जाएगा हमारा, कि डेल्टा आर, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टूडेंट हो गया यहाँ पर हमारा OA, और टाइम इंटरवल हमारा हो गया OB। ठीक है, तो ये हमारा हो गया OA अपॉन क्या आ जाएगा, OB आ जाएगा। ठीक है, OB gives the time at which the rate is to be calculated, ये वो टाइम है जिस पर कि हमें रेट निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यदि हमें स्टूडेंट्स रिएक्टेंट की टर्म में ही एवरेज रेट निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस। अब ये देखो ये क्या चीज है, देखो स्टूडेंट हमने वही कर्व खींचा आर के बीच में और टी के बीच में, और हमारा कर्व यही है जैसे हमने पहले फिर ड्रॉ किया था। अब स्टूडेंट हमने दो टाइम लिए, एक लिया हमने टाइम t1, और इस समय इसकी कंसंट्रेशन हमारी कितनी हो गई यहाँ पर, जो है इसकी कंसंट्रेशन x1, और जब टाइम बढ़ गया t2 हो गया, t1 से कितना हो गया, t2 हो गया, तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, क्योंकि रिएक्टेंट है ना स्टूडेंट्स, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी ये क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर दी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। और यहाँ हमने साइन माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। वैसे भी देखो स्टूडेंट x2 की वैल्यू कम है और x1 की वैल्यू ज्यादा है, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट हम प्रोडक्ट के टर्म्स में निकालते हैं। तो बताओ स्टूडेंट्स, जैसे जैसे रेट ऑफ टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, या हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले ली या टाइम की ले ली, तो हमें ऐसा कर मिलेगा, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स
अगर हमें एवरेज रेट निकालनी है तो वही तरीका है, हमने एक टाइम पर कंसंट्रेशन ले ली प्रोडक्ट की, फिर दूसरे टाइम पर हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ले ली, और इस तरह से ये हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन क्या आ जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा, यानी डेल्टा p अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा t आ जाएगा। ठीक है, ये आपका डेल्टा p आपका जो है ये हो गया आपका, ये रहा x2 माइनस x1 और ये हो गया आपका t2 माइनस t1 हो गया। डेल्टा p का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है स्टूडेंट्स तो हमें जिस भी टाइम के ऊपर निकालना होगा, जिस भी टाइम के ऊपर हमें निकालना होगा उसी टाइम के ऊपर हम यहाँ से, जैसे हम इस टाइम के ऊपर हमने यहाँ पे क्या खींच दिया, टेंजेंट खींच दिया, इस टेंजेंट सॉरी हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, यहाँ हमें टेन थीटा मिला, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, यहाँ पर OB हो गया, ये हो गया हमारा OB अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका OA हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ किया था इस केस के अंदर रिएक्टेंट के कर्व के साथ किया, यहाँ पर हम किसके साथ कर देंगे, प्रोडक्ट के कर्व के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमें मेनली इसमें क्या याद करना था स्टूडेंट्स, ये दो कर्व याद करने थे, एक कर्व ऐसा मिल रहा है और एक कर्व ऐसा मिल रहा है। ये जो कर्व मिल रहा है यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, और यहाँ जो मिल रहा है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की बात हो रही है, और यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और यहाँ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है। तो इसके लिए स्टूडेंट हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, एक हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं, AA प्लस BB गिव CC प्लस DD। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स के अंदर हैं ये तो हमारे हो गए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, और जो ये स्मॉल है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, तो ये आपका स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और जो स्मॉल d है ये आपके क्या हो जाएंगे, बैलेंसिंग नंबर हो जाएंगे। तो ये आपके हो जाएंगे बैलेंसिंग नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स भी निकाल सकते हैं और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स भी निकाल सकते हैं। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखना, जो भी बैलेंसिंग नंबर है वो हम 1 बाय करके लिखेंगे। तो और चूंकि बात स्टूडेंट्स ये A और B कौन है, रिएक्टेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, तो हिसाब से माइनस DA/DT, ये तो बात आपको समझ में आई गई होगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड DT इज द चेंज इज टाइम, और इसको हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर देंगे 1/A से, यानी स्टाइकोमेट्रिक नंबर से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लिख देंगे दूसरे रिएक्टेंट के लिए, B के लिए, और ये आपका कितना हो जाएगा, -1/B, ये आपका हो गया स्टाइकोमेट्रिक नंबर इनटू dB/dt हो जाएगा। तो ये B आपका कौन है, रिएक्टेंट, और ये T आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो गया। तो ये तो स्टूडेंट्स दोनों जो बातें हुई हमारी, ये वाले जो दोनों फॉर्मूले हुए, ये दोनों फॉर्मूले किसके टर्म में हुए स्टूडेंट्स, ये हमारे हुए रिएक्टेंट्स के टर्म में। ऐसे ही रेट एक्सप्रेशन हम प्रोडक्ट के टर्म्स में दे सकते हैं। प्रोडक्ट हमारा कौन है, कैपिटल C एंड कैपिटल D। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू DC/DT एंड प्लस, साइन प्लस आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, dB/dt हो जाएगा। ठीक, और स्टाइकोमेट्रिक नंबर्स क्या है, स्मॉल c एंड स्मॉल d, तो ये इट इज मल्टीप्लाइड विद 1/c एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 1/d। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। रेट एक्सप्रेशन कैसे देंगे, वी कैन गिव रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम रिएक्टेंट्स के टर्म्स में देंगे तो वी हैव टू पुट नेगेटिव साइन, एंड if we want to give rate expression in terms of products we put positive sign, number 1. Number 2, the change in concentration of reactant is dA/dt, dB/dt, change in concentration of product with time, dC/dt and dB/dt, and
whatever be the balancing number that is called as the stoichiometric coefficient, it will its जो इसका जो 1 by stoichiometric number होगा उससे हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा रेट एक्सप्रेशन। ये हमने क्या दिया है यहाँ पर, रेट एक्सप्रेशन दिया है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स 4 टर्म्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब आप बताओ स्टूडेंट्स, जैसे जैसे रिएक्शन होगी डिसअपियर कौन होगा, रिएक्टेंट ही तो होगा। और इस रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट हैं, 2 हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। और फॉर्मेशन या अपीयरेंस बोलो किसकी होगी, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स की होगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट कौन है स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर, सी है और डी है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सी एंड डी। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब स्टूडेंट हमें सिंपल जैसे हम शो करते थे डेफिनेशन के अंदर वही लिखना है, माइनस डी ए बाई डी टी माइनस डी बी बाई डी टी माइनस प्लस डी सी बाई डी टी प्लस डी डी बाई डी टी। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ एक सा ही लग रहा है, कोई खास डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स देखो, जब हम रेट एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम स्टाइक्योमेट्रिक नंबर की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस की और रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम स्टूडेंट्स जो है स्टाइक्योमेट्रिक नंबर की बात नहीं कर रहे। दैट इज द डिफरेंस। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और फॉर्मेशन में हम स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात नहीं करेंगे, जबकि रेट एक्सप्रेशन में हम स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करेंगे। सपोज करो हमने अभी रिएक्शन ली स्टूडेंट्स ये वाले, तो बताओ रेट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये दोनों तो रिएक्टेंट हो गए, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए, तो क्या हो जाएगा। और स्टाइक्योमेट्रिक नंबर इसका 4 है, इसका 5, इसका 4, इसका 6। तो स्टूडेंट्स अब आप जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया बिल्कुल वैसे ही आप लिख दे, -1/4 DNH3/dt, ये तो रिएक्टेंट हो गया। Another reactant is oxygen, -1/5 DO2/dt. Then product is NO plus 1/4 DNO/dt। और यहाँ पे स्टाइक्योमेट्रिक नंबर 6 है, आपका जो प्रोडक्ट है वो वाटर है, तो +1/6 D water/dt। ठीक है, जब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस करेंगे तो स्टूडेंट्स अमोनिया एंड ऑक्सीजन डिसअपियर हो रही है। फॉर्मेशन की बात करेंगे तो NO और वाटर की बात करेंगे। यहाँ हम कौन सा साइन पुट करेंगे, प्लस, और यहाँ कौन सा साइन पुट करेंगे, माइनस। और इनमें से किसी में भी हम स्टाइक्योमेट्रिक यानी कि बैलेंसिंग नंबर को यूज में नहीं लेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम यूज में नहीं लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? अब तक मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन करी हमने, फिर केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स करे, उसमें हमने ये सेलेक्ट करा कि हमारे लिए सबसे सूटेबल कौन सी रहेगी, मॉडरेट रिएक्शंस रहेंगी। फिर हमने स्टडी करा कि कुछ रिएक्शन फास्ट और कुछ स्लो क्यों होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने स्टडी करा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे और उसको मैथमेटिकली हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये करा कि अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है और रेट ऑफ रिएक्शन है तो हम उसको कैसे शो करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट रिएक्शन। कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये टॉपिक भी, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. Greater the concentration of reactant, greater will be the rate of reaction. Temperature is very important. Students, ऐसा देखा गया है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है लगभग डबल हो जाती है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर रेज करने से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर हम कैटलिस्ट को यूज में लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीज होती है। हालांकि स्टूडेंट्स हमें पता है कि कैटलिस्ट दोनों तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होता है और नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है।
तो जो पॉजिटिव कैटेलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, नेगेटिव कैटेलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। इट डिपेंड्स ऑन नीड्स कि हम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं। अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम पॉजिटिव कैटेलिस्ट यूज में लेंगे, अगर हम उसको कम करना चाहते हैं तो हम नेगेटिव कैटेलिस्ट लेंगे। बट कैटेलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज जरूर करेगा, चाहे उसको बढ़ाए चाहे उसको कम करे। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जितना स्मॉल पार्टिकल में होगा उतना ही ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा और उतनी ही फास्ट रिएक्शन होगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट प्रेजेंस ऑफ लाइट। Students, there are some reactions which takes place in the absence of light and some reactions which takes place in the presence of light. So if the reaction takes place in the presence of light, then light will affect the rate of chemical reaction. If we increase the intensity of light, the rate of reaction will obviously increase. If there is a reaction which takes place in dark and we give it light, then the rate of reaction will decrease. So it depends whether the reaction takes place in the presence of light or in the absence of light. If it takes place in the presence of light, then light, if we increase the intensity of light, the rate of reaction will also be increase. For example, H2 plus Cl2 gives HCl. तो ये लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इट इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो होगी वो फास्ट हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमने करे फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हो गए स्टूडेंट्स? 5 फैक्टर्स हो गए। सबसे पहला फैक्टर क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ क्या था? रिएक्टेंट था। दूसरा फैक्टर इसमें क्या आया स्टूडेंट्स? सरफेस एरिया आया। तीसरा फैक्टर क्या आया? लाइट की प्रेजेंस। फोर्थ फैक्टर इसमें क्या आया था? हमारा कैटेलिस्ट आया था। और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने करा था टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, टेम्परेचर का, कैटेलिस्ट का, सरफेस एरिया का, रिएक्टेंट का सरफेस एरिया का और लाइट की प्रेजेंस का असर पड़ता है किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड पर। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट अब हम कर रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, कि रेट को हम किस तरह से जो एक्सप्रेस करते हैं उसके लिए क्या लॉ है, व्हाट इज रेट लॉ। और यही स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो मैंने आपको लास्ट प्रीवियस क्लास में 11th में भी बताया था। लॉ ऑफ मास एक्शन, अगेन we take an example of hypothetical reaction। हमने एक hypothetical reaction ली, माना कि हमारा रिएक्टेंट है कैपिटल A, दूसरा रिएक्टेंट है कैपिटल B और हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, and small a small b are the balancing numbers and which are called as stoichiometric coefficient। ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमने कहा था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो रिएक्टेंट कौन है? कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ऑफ रिएक्टेंट्स। तो it depends on concentration of reactant A as well as reactant B and raised to the power their coefficients. What is small a? It is the stoichiometric coefficient of reactant A. And what is small b? It is the stoichiometric coefficient of the reactant capital B. Is it okay? Then if we remove the sign of proportionality, we put the sign of constant. So rate is equal to k into a की power a and b की power b. It is called as law of mass action. ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई हमें कहे कि हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट सी दिस फॉर्मूला एंड यू कैन डिफाइन इट। सो अब मैं इस फॉर्मूले को देख के ही डिफाइन कर रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय रेट? द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। ईच रेज टू द पावर, हर एक के ऊपर एक पावर लग रही है। वो पावर किसकी है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की है।
ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या करा, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। अब मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स रेट लॉ। वो था लॉ ऑफ मास एक्शन, अब मैं आपको बता रही हूँ रेट लॉ फॉर द सेम हाइपोथेटिकल रिएक्शन दैट इज स्मॉल ए प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट, वही है। बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब मैंने रेट को एक्सप्लेन करा तो मैंने यहाँ पावर में लगाया स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। स्मॉल बी कौन थे, बैलेंसिंग नंबर थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हम ले रहे हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, यहाँ तक तो ठीक है। जब रेज टू द पावर की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ हमें एक नई टर्म देखने को मिल रही है, अल्फा एंड बीटा। जबकि यहाँ पर पहले हमने पावर में क्या लगाया था, स्मॉल एंड स्मॉल बी, दैट इज द चेंज in rate law, and that is the change in rate law and law of mass action. This is the difference between law of mass action and the rate law. Again, if we put the if we remove the sign of proportionality, we put the constant k. Now rate is equal to k, a की पावर अल्फा एंड b की पावर बीटा। जबकि यहाँ हमारी रेट क्या आ रही थी स्टूडेंट्स, पूरा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या आ रहा है, a की पावर अल्फा एंड b की पावर बीटा। जबकि यहाँ हमारा क्या आ रहा है, a की पावर a एंड b की पावर b। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर हमें इसको डिफाइन करना है रेट लॉ को, तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहाँ तक तो उसमें भी यही लिखा था हमने, ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू, हर कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर कुछ पावर लग रही है, सम पावर कुछ पावर में लग रहा है, which may or may not be equal to stoichiometric number। जो स्मॉल a यानी अल्फा may be equal to small a or may not be equal to small a, and beta may be equal to small b or may not be equal to small b। यानी कि ये stoichiometric number हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ए ब्रैकेट का मतलब क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड द यूनिट इज मोल पर लीटर। बी कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ बी और वो उसकी यूनिट भी क्या है, मोल पर लीटर। के कौन है, रेट कांस्टेंट है। अब रेट कांस्टेंट को स्टूडेंट स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कहते हैं। मैं भी बताऊंगी आपको कि इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट क्यों कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आपने सीखा होगा, केमिस्ट्री में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर आपको बताती हूँ कि लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें कभी भी किसी के को डिफाइन, किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना होता है तो उसके साथ जो भी टर्म्स होती है उन सबको वन मान लो। यानी मैं अगर इसको भी वन मान लूं और इसको भी वन मान लूं तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैंने माना और जो मैंने आपको बताया यही हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो अगर तो k इज इक्वल टू, अगर हमें k को डिफाइन करना है, व्हाट इज k, k इज द रेट कांस्टेंट और द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो क्या डेफिनेशन निकलेगी स्टूडेंट्स इसकी, ये देखो ये डेफिनेशन कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of each reactant is taken as unity। अगर हम हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 मान ले तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, रेट कांस्टेंट कहलाएगी। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली ना हम अगर इस फॉर्मूले में देखें, हम देखें तो रेट इज इक्वल टू के, यानी जो रेट की डेफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन की, वही डेफिनेशन किसकी हुई, के की। लेकिन एक कंडीशन हमने अप्लाई करी, क्या, कि जो जितने भी रिएक्टेंट थे, जैसे यहाँ 2 रिएक्टेंट थे तो दोनों की कंसंट्रेशन हमने कितनी मानी है, 1 मानी है। यानी कि इट इज द स्पेशल केस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन का एक स्पेशल केस है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप हर चीज को समझ के करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको लर्न करने में। ठीक स्टूडेंट्स, अब आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनमें तो और भी ज्यादा।
क्या होता है रेट कांस्टेंट स्टूडेंट्स? इसमें जितनी ज्यादा किसी रिएक्शन के लिए के की वैल्यू होगी, इसका मतलब उस रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी. इट मींस के मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के मींस ग्रेटर द स्पीड ऑफ रिएक्शन. अगर किसी भी रिएक्शन की के की वैल्यू ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस रिएक्शन की स्पीड जो है वो ज्यादा है. ठीक, इट मेजर्स द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर किसी रेट कांस्टेंट के लिए हम कोई टेम्परेचर फिक्स कर दे, सपोज करो कोई रिएक्शन है और वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हो रही है, तो उसकी के की वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी. लेकिन अगर हमने उसका टेम्परेचर चेंज किया तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. यानी रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा. बताओ क्यों? क्योंकि अभी तो हमने कहा कि के रेट इज इक्वल टू किसके होगा? के की जब कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 1. यानी कंसंट्रेशन को तो हमने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं. ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो अगर हम भूल भी जाएं तो वी कैन क्रॉस चेक, वी कैन चेक, हम इसको चेक कर सकते हैं अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो. ठीक. द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अभी हमने कहा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसकी यूनिट क्या होती है स्टूडेंट? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम. यहां से निकालते थे हम यूनिट. अब यहाँ पे जो यूनिट है ना स्टूडेंट्स, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ऑर्डर पे, क्योंकि जो देखो रेट इज इक्वल टू के की पावर अल्फा बी की पावर बीटा है. अच्छा, ऑर्डर किसको कहेंगे स्टूडेंट्स? अल्फा प्लस बीटा को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर? इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, और इसमें जो कंसंट्रेशन है टर्म्स ए एंड बी, उसकी जो पावर है यानी अल्फा और बीटा, उसके टोटल को, सम को क्या कहेंगे हम? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इसको कराने में, आपको भी मजा आ रहा होगा. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें के की यूनिट निकालनी. हम पहले ऑर्डर निकाल रहे हैं स्टूडेंट. सपोज करो एक रिएक्शन ये है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर 2. तो बताओ टोटल रेट कितना हो गया? ये 1 हो गया, ये 2 यानी 3. ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हो गया? 1. ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी कितना हो गया? 2. टोटल कितना हो गया? 1 + 2 = 3. अब सपोज करो ये दूसरा केस है स्टूडेंट्स. अब यहाँ पर तो एक ही ऊपर पावर कुछ नहीं, इट मींस वो 1 है. यहाँ हाफ है, तो विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हो गया? 1. विद रेस्पेक्ट टू बी कितना हो गया? हाफ. टोटल कितना हो गया? 1 + हाफ यानी कि 3/2, 1.5. अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये रिएक्शन है हमारे पास रेट एक्सप्रेशन, विद रेस्पेक्ट टू ए 3/2, विद रेस्पेक्ट टू बी -1, टोटल करते समय 3/2 क्या हो जाएगा? -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. नेगेटिव अगर किसी चीज, किसी रिएक्शन का ऑर्डर है, इसका मतलब क्या है? कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रही है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. यानी कि उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो गई. यानी कि इस केस में अगर बी की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी. ऑब्वियसली बी की पावर -1 आ रहा है, या अगर बी बढ़ेगा तो इसकी पावर माइनस में है, तो बताओ बी के बढ़ने से बी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. कम होगी तो रेट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स, सम एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. हमें एग्जांपल रटने हैं स्टूडेंट्स, एक एक दो दो एग्जांपल हमें याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में एक दो एग्जांपल पूछे जाते हैं, तो मैं एक एक एग्जांपल ही करा रही हूँ आपको. अगर कोई हमसे पूछे कि गिव वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो बहुत ही इजी स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl यानी H2 + Cl2 गिव्स 2 HCl, और यहाँ पे रेट इज इक्वल टू क्या होगा? K. इसका मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा. अगला देखते हैं, जब ऑर्डर 1 होता है
ऑर्डर 1 की स्टूडेंट्स ये रिएक्शन याद कर लीजिए आप, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली है रिएक्शन। Decomposition of N2O5, अगर 2N2O5 is 4NO2 plus O2, तो स्टूडेंट्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, यानी कि ये पावर में 2 नहीं आ रहा, यानी कि यहाँ पर जो 2 है ना स्टूडेंट्स, वो हो गया हमारा स्टाइक्योमेट्रिक नंबर, लेकिन हम यहाँ पर अल्फा है ले रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है, पावर 1 आया। एक एग्जाम्पल याद कर लिया स्टूडेंट्स हमने। अगला देखते हैं स्टूडेंट, अगर सेकंड ऑर्डर होता है तो ये याद कर लो 2NO2 प्लस F2, ये F2 है, तो गिव्स आपका बनेगा 2NO2F। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल है ये, वही एग्जाम्पल बता रही हूँ स्टूडेंट्स जो आगे हमें करने हैं इसी चैप्टर में। अब देखो स्टूडेंट, अगर 1.5 है एंड 2.5 है, तो इसका मतलब ऑर्डर हमारा किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। कई बार पूछते हैं एग्जाम में, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन विच हैज ऑर्डर इन फ्रैक्शन, जिसका ऑर्डर किसमें है, फ्रैक्शन में है। तो बहुत सिंपल है, H2 plus Br2 gives 2HBr, और यहाँ पर इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स हो जाएगा 1.5। R is सॉरी रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 की पावर 1 एंड Br2 की पावर हाफ। एक ही एग्जाम्पल करना है। अगर 2.5 का एग्जाम्पल है तो सिंपल है, CO प्लस Cl2 गिव CO Cl2। तो यहाँ स्टूडेंट CO की पावर क्या हो जाएगी 2 एंड Cl2 की पावर क्या हो जाएगी हाफ, तो 2.5 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, फ्रैक्शन के। ये वाले दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, हमारे होल नंबर के। और ये एग्जाम्पल किसका हो गया, जीरो का, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स जीरो भी हो सकती है, वो होल नंबर में भी हो सकती है, और वो फ्रैक्शन में भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है तो स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला याद करना है हमें। क्या है ये फॉर्मूला, K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन अपॉन सॉरी K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। एन कौन है यहाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अच्छा देखो, कंसंट्रेशन की यूनिट तो स्टूडेंट्स हमें पता ही है, मोल पर लीटर होती है, ठीक है। और अगर गैसियस स्टेट में होगी तो हम एटमॉस्फेयर मान लेंगे। टाइम की यूनिट डिपेंड करता है क्या देते हैं, जनरली हम इसको सेकंड्स में मान लेते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो हमें ये फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला याद करने के बाद स्टूडेंट्स हमें यूनिट्स निकालनी है। अब देखो हम जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर की यूनिट निकालेंगे तो हम एन की वैल्यू बदलते जाएंगे। जीरो ऑर्डर में हम एन की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0। फर्स्ट ऑर्डर में कितनी पुट कर देंगे, 1। सेकंड ऑर्डर में कितनी पुट कर देंगे, 2। थर्ड ऑर्डर में कितनी पुट कर देंगे, 3। बस फिर तो सिंपल क्वेश्चन बन गया हमारा ये। 1 माइनस 0 का मतलब यही हो गया। तो यहाँ आपकी यूनिट आ गई मोल पर लीटर पर सेकंड आ गई। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या पूछते हैं स्टूडेंट्स, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, उस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, दोनों की यूनिट कैसी होती है, सेम होती है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन की भी वही यूनिट है और रेट कांस्टेंट की भी यूनिट वही है। ऐसी रिएक्शन कौन सी होगी स्टूडेंट, जीरो ऑर्डर की हो जाएगी। देखो मोल पर लीटर पर सेकंड, यही यूनिट किसकी थी, रेट ऑफ रिएक्शन की, और यही यूनिट किसकी है हमारी, यही यूनिट हमारी रेट कांस्टेंट की है। पर आप अगर नहीं याद रहता स्टूडेंट, हम हिसाब लगा सकते हैं, हम अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। रेट इज इक्वल टू K इंटू A की पावर 0 एंड B की पावर 0। तो पावर 0 क्यों लगा रही होगी, जीरो ऑर्डर है, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब रेट इज इक्वल टू K हो गया, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और K की यूनिट कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स हम। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो मैंने बोला है ना, आप ये नोट डाउन कर लेना अपना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर हमने ली स्टूडेंट्स तो हम क्या करेंगे, यहाँ n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 1। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया स्टूडेंट, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, यानी कि इसकी पावर 0, यानी इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, यानी सेकंड इनवर्स, केवल टाइम आ गया। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन स्टूडेंट्स,
पूछते हैं एग्जाम में ऐसा कौन सी रिएक्शन, उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा जिसमें रेट कांस्टेंट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? फर्स्ट ऑर्डर की होगी स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट में कंसंट्रेशन नहीं आ रही। सेकंड ऑर्डर होगा तो स्टूडेंट्स एन की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो यूनिट हमारी आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स आ जाएगी। ठीक है, ऐसी हम किसी की भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने रेट कांस्टेंट की क्या निकालनी सीख ली, यूनिट्स निकालनी सीख ली हमने। ठीक है, अब छोटी छोटी डेफिनेशंस आ रही हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, और जो हायर ऑर्डर की और हायर मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शंस होती हैं वो कम क्यों होती हैं। बहुत सिंपल सिंपल एक एक लाइन के आंसर है स्टूडेंट्स। एलिमेंट्री रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप, वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में पूरी हो जाए उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो है विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप, जो कई सारे स्टेप्स में पूरी हो। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, द डिफरेंट स्टेप्स इन विच द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस, वो अलग अलग स्टेप्स जिनके थ्रू एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस स्टेप्स की सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म बोलेंगे। जैसे कि ए से हमें स्टूडेंट्स बी बनाना है तो स्टेप नंबर 1 में ए ने बनाया एक्स, फिर एक्स ने बना दिया बी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, यानी ए से बी बन गया। कितने स्टेप की रिएक्शन हो गई, 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। एटम्स की संख्या, आयनों की संख्या या मॉलिक्यूल्स की संख्या है दैट मस्ट कोलाइड विद ईच वन अनदर, जो एक दूसरे से टकराते हैं, जरूर टकराना चाहिए साइमultaneously, एक साथ। सभी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक साथ टकराना है सो एज टू, ताकि रिजल्ट इनटू केमिकल रिएक्शन, ताकि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। अगर हमारे पास में 3 प्रोडक्ट है ए प्लस बी प्लस सी, तो इन तीनों का एक साथ टकराना जरूरी है, और अगर वो एक साथ टकराते हैं तो ही रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उन आयनों की संख्या को, अगर वो एटम है तो एटम्स की संख्या को, अगर वो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स की संख्या को, अगर वो आयन है तो आयनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट्स याद करने हमें एक दो एग्जांपल। यहाँ देखिए O2F2 gives O2 plus F2 is a unimolecular reaction, 2HF gives H2 plus 2HI gives H2 plus I2 is a bimolecular reaction, 2NO plus O2 gives 2NO2 2 plus 1। जितने स्टाइकियोमेट्रिक नंबर है ना स्टूडेंट्स, उनको टोटल करते जा रहे हैं, टर्मोलिकुलर रिएक्शन। 3 और तो क्या बोलेंगे, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, the reactions of very high order and very high molecularity are very rare, बहुत ही कम होती है। क्योंकि देखो स्टूडेंट, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स का एक साथ टकराना जो है वो मुश्किल होता है, मुश्किल हो सकता है। टकरा तो जाएंगे लेकिन एक साथ टकराना जो है वो काफी मुश्किल है, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जनरली 3 से ज्यादा नहीं होता। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने जो भी पढ़ा है ना अब तक मैंने आपको जो भी बातें बताई, उसमें से हमें कुछ डिफरेंसेस करने हैं। अगेन वेरी, आप कहोगे हर चीज इंपॉर्टेंट कह रही है, तो स्टूडेंट्स है ही इंपॉर्टेंट। जो भी जितनी भी बातें हमने पढ़ी है ना वो सब इम्पोर्टेंट है। कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है और कोई न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो स्टूडेंट्स, पहले हमने स्टडी कर लिया है, वही बात वापस बता रही हूँ। हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए बी की पावर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। अच्छा, फिर अगला अगला डिफरेंस स्टूडेंट हम डेफिनेशन दे सकते हैं, इसकी भी, इसको भी डिफाइन कर दो, इसको भी डिफाइन कर दो। ठीक है, अगला डिफरेंस स्टूडेंट्स, ये तो थ्योरेटिकल टर्म है, हमें कोई भी रिएक्शन दे दो हम उसको देख के देख लेंगे, बैलेंसिंग नंबर को पावर में लगा देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ऑर्डर जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड नहीं है। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स,
कि बैलेंसिंग नंबर जो होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उनकी पावर पर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे। कई बार रेट ऑफ रिएक्शन किसी और चीज पे डिपेंड करती है बैलेंसिंग नंबर के अलावा। ठीक है, तो उन को हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा, और उनके टोटल को क्या कह देते हैं, ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो एक्सपेरिमेंट करने से पता लगेगा, मैकेनिज्म जब हमें पता लगेगा, हमें स्टेप्स पता लगेंगे, तब हम बता सकते हैं कि जैसे सपोज करो एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने उस रिएक्शन में हमने कोई एक ए रिएक्टेंट लिया और उसकी कंसंट्रेशन हमने 1 मोल ले ली। अब हमने उसकी कंसंट्रेशन को 2 मोल कर दिया, तो हम देखेंगे ना कि एक ही कंसंट्रेशन कितनी बन रही है। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि जो बैलेंसिंग नंबर हो वही उसी के अनुसार वो चेंज होंगे। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द आपको दे रखा है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टूडेंट। सबसे पहला डिफरेंस होता है डेफिनेशन, यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख दो, यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख दो। दूसरा, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा, इसकी जो यूनिट है वो हमेशा एक सी रहेगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट डिपेंड करती है कि ऑर्डर क्या है। अगर तो ऑर्डर 0 है तब तो यही हो जाएगी, अगर ऑर्डर फर्स्ट है तो केवल सेकंड इनवर्स हो जाएगा, अगर ऑर्डर सेकंड है तो स्टूडेंट्स इससे उल्टा हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, एक और डिफरेंस, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। फर्स्ट डिफरेंस इज ऑलवेज डेफिनेशन, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, ये 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन सब हो सकता है, जबकि ये जो होता है स्टूडेंट केवल होल नंबर में हो सकता है। ये 0 और नेगेटिव या फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्योंकि स्टूडेंट देखो, जब भी मॉलिक्यूल टकराएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि आधे मॉलिक्यूल टकरा रहा है या कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला डिफरेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, कि ये जो होते हैं इसको इट इज द एक्सपेरिमेंटल टर्म, ये एक्सपेरिमेंटल टर्म होती है ऑर्डर, जबकि ये स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल हो भी सकती है और थ्योरेटिकल भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों पर से हम का ऑर्डर जो होता है हम निकाल सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी स्टूडेंट्स केवल एलिमेंट्री रिएक्शन की निकाल सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की निकालनी है तो हम स्लो स्टेप से निकालेंगे, एंड स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप, रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक तरह से काफी बातें बता दी, और अगर ऐसे देखा जाए तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन ही दिया है इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने बात करी थी केमिकल काइनेटिक्स की थ्योरी के। नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट बताऊंगी इस चैप्टर का, और वो है जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें काफी ग्राफ्स वगैरह भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इन 2 वीडियोस में तो स्टूडेंट्स मैं आपको केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ही बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो हम केवल न्यूमेरिकल पार्ट की ले लेंगे इसी चैप्टर की। आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।